शनिवार आज हमारा सदा की तरह हमेशा की तरह शुभ शनिवार है। और शुभ शनिवार को हमारा एनआरआई डे भी होता है। और पुरानी जो हमारी परंपरा है, एक साथ बैठने की, एक साथ खाना खाने की, एक साथ समस्याओं का समाधान करने की, मिलने की, जुलने की, उसी के कारण इसको हम शुभ शनिवार बोलते हैं। और आज एक चर्चा भी है जो अभी दिल्ली के अंदर जिन्होंने बहुत तेजी से प्रसिद्धि पाई, ऐसे एक नेता जो किसी पार्टी से थे और लोगों ने उनको बड़ा समर्थन दिया, उन्होंने दूसरी राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर ली, पहली को छोड़ के। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। पर सबसे पहले हमारा आज का दिन शुभ शनिवार, जो हमारे नए साथी जुड़े हुए हैं और जो पुराने भी हैं, अगर वो ध्यान देंगे और देखेंगे तो सारे समाजों में जहां भी मनुष्य रहते हैं, जानवर की तो बात बहुत ही कमाल की है, क्योंकि जानवर तो 24 घंटे इकट्ठे रहते हैं। जानवरों का कोई ऑफिस नहीं होता, जानवरों का कोई स्कूल नहीं होता, जानवरों को कोई भाषा नहीं आती, जानवरों का कोई किताब नहीं होती, जानवर कहीं कोई कार में बैठ के आते जाते नहीं। जानवरों का कोई पूरे दुनिया के अंदर कोई कम्युनिकेशन नहीं होता आपस में। पर फिर भी उनको वो प्राकृतिक, वो सहज, वो नेचुरल ज्ञान है कि अगर सुरक्षित रहना है तो इकट्ठे रहना है, और हमेशा इकट्ठे रहना है, 24 घंटे इकट्ठे रहना है, जीवन पर्यंत इकट्ठे रहना है, अपने बच्चों को साथ रखना है। और ये वो काम सदियों से करते आ रहे हैं, इसलिए वो जीवित है। ये कमाल का अद्भुत प्राकृतिक ज्ञान जो इकट्ठे रहने का जानवरों को मिला हुआ है, और जिससे जानवर रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, वो ज्ञान बुद्धिमान बुद्धिजीवी मनुष्य जो दुनिया के शिखर पर रहता है उनमें सभी को नहीं है। कुछ को है, जिनको है वो थोड़े भी हैं तो इकट्ठे रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। और जो बहुत ज्यादा संख्या में है वो आपस में लड़ते हैं, टूटते हैं, फूटते हैं, मारे जाते हैं, मरते हैं, और उनकी रोज पिटाइयां होती हैं। पर ये जो इकट्ठे रहने का कुछ लोगों को ज्ञान है, जिससे वो इकट्ठे रहते हैं, जैसे कुछ लोग मजहब के नाम से शुक्रवार को इकट्ठे होते हैं, उनके इकट्ठे होने का स्थान होता है, वो असेंबली का स्थान है, जिसको वो ईदगाह बोलते हैं, जामा मस्जिद बोलते हैं, मस्जिद बोलते हैं, मदरसा बोलते हैं। वैसे ही कुछ लोग इकट्ठे होते हैं जिनको ईसाई बोलते हैं, क्रिश्चियन बोलते हैं, वो संडे को इकट्ठे होते हैं। उनके इकट्ठे होने की जगह का नाम गिरजाघर, या जो उनका पूरा पूरा चर्च होता है उसको बोलते हैं। ऐसे ही जो यहूदी लोग हैं वो संडे को इकट्ठे होते हैं, और ऐसे ही जो सिख लोग हैं वो भी संडे को अपने गुरुद्वारों में सुबह सुबह इकट्ठे होते हैं। और भी कई मजहबों के मतों के लोग हैं जो इकट्ठे होते हैं। पर जिनका इकट्ठा होने का कार्यक्रम था, जो इकट्ठे होते थे, जिनके इकट्ठे होने के नाम से दिन ही पड़ गया, और जिस दिन को पूरे भारत में लोग इस्तेमाल करते हैं, वो इकट्ठे नहीं होते, वही बिखर गए और अपने ही दिन को मनहूस करके बैठ गए, और अपने ही दिन को मनहूस करके मानने लगे, और बच्चों को डराने लगे, महिलाओं को डराने लगे, और खुद भी डरने लगे उस दिन से। दुनिया में अपने ही शुभ दिन से कोई डर जाए, ऐसी कथा, ऐसी कहानी कहीं पूरी दुनिया में मिलती नहीं। किसी को सुनाओ तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाए। सन्निपात का जो दिन है, सन्निपात जो बोलते हैं, सन्निपात का मतलब है सम्मेलन का कार्यक्रम, सम्मेलन, संगति, असेंबली, इसको सन्निपात बोलते हैं। सन्निकट, सन्निकट बैठने के कार्यक्रम को। पुराने समय में ऐसे सबूत मिलते हैं, जो अभिलेख हैं, जो बुद्ध के साहित्य हैं, जो जैनों के साहित्य हैं, कि बुद्ध और जैन से पहले लोग आपस में सन्निपात बहुल करते थे, सन्निपात बहुल करके बैठा करते थे। 7वें दिन ये रूटीन आता था, और 7वें दिन वो अपना खाना पानी और अपना सत्तक दंड लेके, और अपने अंगोछे उछालते हुए, अंगरखा उछालते हुए सफेद रंग के, और वो आके बैठा करते थे। खाना बांट के
खाया खाना बांट के खाते थे और एक दूसरे की समस्याओं को, दुखों को बांटा करते थे। उस क्रिया को सन्निपात बहुल कहते हैं, और इस सन्निपात बहुल क्रिया का जो जिक्र है वो बुद्ध ने कई बार किया है। और एक राजा को नसीहत के रूप में भी बताया है कि जब तक वहां के लोग सन्निपात बहुल करते रहेंगे, सात अपरिहार्य नियम मानते रहेंगे, तब तक आप उनको हरा नहीं सकते। ऐसा जिक्र आता है, पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया जानती है। उस सन्निपात को सन्निचर्या कहने लगे, सन्निचर्या को शनिचर्या कहने लगे, बाद में सन्नी को शनि बना दिया, फिर शनिचर्या कहने लगे, फिर शनिवार कहने लगे, फिर शनिवार से शनिचर हो गया, और फिर शनिचर से मनहूस शनिचर हो गया। और लोहा खरीदना और लोहे को रखना भ्रमित करके, मनहूस करके डिक्लेयर कर दिया, लोगों के दिमाग में डाला कि लोहा ठीक नहीं है। और धीरे धीरे लोगों ने अपना इकट्ठा होना छोड़ दिया, अपने हथियार रखने छोड़ दिए, खत्म हो गए, मारे गए, बचाने कोई आया नहीं। और वो दिन तब से लेके आज तक मनहूस हो गया। वो दिन जिनके लिए मनहूस था, उनके लिए मनहूस था, पर हमारे लिए बड़ा शुभ था। क्योंकि मनहूस उनके लिए था जो लोग हमसे परेशान थे, जो हमारी एकता से परेशान थे, जो हमारे संग से परेशान थे, और जो नहीं चाहते थे कि हम इकट्ठे रहें, इकट्ठे एक साथ खाएं, इकट्ठे एक साथ बैठे और हम ताकतवर रहें। उनके लिए मनहूस था। और उन्होंने हमारे दिमाग में, हमारी औरतों के दिमाग में, हमारे बच्चों के दिमाग में ये बात डालने में कि लोहा मनहूस है और इकट्ठा होना ठीक नहीं है, हमने अपना सन्निपात बाहुल छोड़ दिया। इस सन्निपात बाहुल को, शनिचर्या को, शनिवार को, सैटरडे को फिर दोबारा से भारत में वापस लेके आना है। इसलिए हम यहाँ शुभ शनिवार का दिन मनाते हैं। हमारा पड़ोसी देश, जो पहले हमारा ही अपना हिस्सा हुआ करता था, नेपाल, जिसको नेपाल बोलते हैं, वहां आज भी शनिवार की छुट्टी होती है सरकारी। वहां आज भी हॉलीडे जो होता है वो शनिवार का होता है, शनिवार का होता है। अगर मनुष्य दिन होता तो नेपाल में छुट्टी क्यों होती? मनुष्य दिन लोग छुट्टी क्यों करते? क्यों वो इस दिन को अपने पास खुशी के लिए नहीं रखते? क्योंकि वो मगध का, बुद्ध का, पाली का, लोगों का, पुराने लोगों का, समणों का जो इतिहास सुरक्षित है वहां चलता है। इसलिए पास के एक जिले को गोरखा बोलते हैं, गोरखा बोलते हैं, गोरखपुर बोलते हैं। और गोरखा उन लोगों को बोलते हैं जो गौतम बुद्ध के धम्म का रक्षा करते थे। और गोरखपुर उस जगह का नाम है जहां गौतम बुद्ध के धम्म की रक्षा पूरी तरह से हुआ करती थी, यानी समणों के धम्म की, समणे धम्म की रक्षा होती थी। इसलिए हमको शनिवार को मनाना चाहिए। पर अभी समस्या ये है कि भारत में जो सरकारी नौकरी हैं उनमें छुट्टियां जो होती हैं वो अंग्रेजों की दी हुई जो संडे है उसी में होती हैं। यानी हमारा दिन फिक्स नहीं है। और हमारा दिन जब भी फिक्स होगा वो सैटरडे और शनिवार और शनिचर ही फिक्स होगा, क्योंकि वो पहले से है। तो इसलिए हम लोगों को शुभ शनिवार का जो कार्यक्रम है, सैटरडे की बजाय संडे को मनाना चाहिए। पर नाम इसका शुभ शनिवार ही, सन्निपात बाहुली, शनिचर्या ही, शुभ सैटरडे ही रखना चाहिए। और ये काम हमें शिद्दत से करना चाहिए। अगर हम ये काम शिद्दत से नहीं करेंगे तो हम इकट्ठे होने की प्रक्रिया को पैदा नहीं कर सकते, उसका पुनः जागरण नहीं कर सकते, पुनः उत्थान नहीं कर सकते। इसलिए हम यहाँ शनिवार को, सैटरडे को, इस दिन को बार बार याद दिलाते हैं, बार बार बताते हैं कि हम शुभ शनिवार के प्रारंभ करने वाले, परंपरा करने वाले लोग हैं। और शनिवार हमारा है, और ये मनहूस नहीं है, किसी और के लिए मनहूस है, हमारे लिए ये अति शुभ है, शुभ है। इसको मनाना चाहिए। ये जो यहाँ हम कहते हैं कि नेता दल बदलता है या दल बदल के चला गया, उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, क्या कारण है? एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम, जो मंत्री जिन्होंने ये दल बदला है, 25 साल से, करीब 26 साल से मेरा उनका पहचान रही है। जब वो वकील थे, साधारण व्यक्ति थे, बढ़िया थे, अच्छे थे। फिर यहाँ आम आदमी की पार्टी आई, वहां जो सरकमस्टांसेस हुए उनमें चूंकि कुछ सीटें रिजर्व होती हैं, इसलिए रिजर्व कैंडिडेट ढूंढे गए। और किसी ने बताया, या उनकी जान पहचान रही होगी, या किसी ने बताया होगा कि ये व्यक्ति ठीक है। वो समता सैनिक दल में एक सिपाही के रूप में अपनी सेवाएं समाज के रूप में दिया करते थे। उनकी सिस्टर की शादी में कुछ एट्रोसिटीज हुई है, तब से उन्हें समझ में आ गया था। पर उन्होंने कोई कैडर या किसी संस्था में कहीं समता सैनिक दल के अलावा कोई प्रशिक्षण वगैरह, या कैसे काम होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, ऐसा उनके पास में कोई ट्रेनिंग नहीं है। वो वकील हैं, अपनी रोजी रोटी वकील से चलाते थे। तो वहां आम आदमी पार्टी कैंडिडेट ढूंढ रही थी।
उसने उनको टिकट दिया और उस हवा में वो सारे जीत गए, तो वो भी जीत गए, एमएलए बन गए जो उनका एरिया है। दोबारा भी वो बने। मंत्री पहले किसी और को बनाया था, उस मंत्री के साथ में कुछ मिसहैपनिंग हो गई, कुछ करप्शन हो गया, तो उस मंत्री को हटा के फिर इनको मंत्री बनाया गया। और इन्होंने मंत्री बनने के बाद में धम का काम करना शुरू किया। पर धम का काम ये खुलेआम करते थे और लोगों को पसंद नहीं आया, इसलिए वहां कुछ डिस्प्यूट हुए और डिस्प्यूट होने के बाद में उनको वहां से मंत्री पद से हटा दिया गया। वहां से हटने के बाद लगभग 2 साल हो गए, उसके बाद उन्होंने अपना मन बनाया, और चूंकि आगे चुनाव दिल्ली में आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने वो पार्टी बदल दी। उस पार्टी बदलने पे पूरे सोशल मीडिया में आज चारों तरफ से बातचीत हो रही है। लोग बड़े गुस्से में हैं, बड़े आक्रोश में हैं। कुछ कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। वो उनको कुछ ना कुछ कह रहे हैं। अधिकतर लोग जो बातचीत कर रहे हैं उनका गुस्सा ज्यादा है। उनको लगता है कि उनके साथ में धोखा हुआ है, उनके साथ में छल हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब एक बात यहां अच्छी तरह से सब लोग जान लीजिए, क्योंकि हम समर संघ के प्लेटफॉर्म पे समर संघ की बात रख रहे हैं। जो नेता होता है वो होता क्या है? जैसे आपने सुना होगा, एक जो योगा करते हैं लोग, उसमें एक जल नीति का लोटा होता है, जिससे जल भरते हैं उस लोटे में। एक उसमें नली लगी होती है जिसको नाक से लगाते हैं, और वो पानी एक नाक से निकाल के दूसरे नाक में निकलता है, उसको जल नीति बोलते हैं। तो नेति का मतलब है ले जाने वाला, यानी जल को ले जाने वाला नेति। और जो ले जाता है उसको बोलते हैं नेतू। नेता शब्द नहीं है कहीं भी पुरानी भाषा में, नेता तो अब बना है। तो नेतू बोलते हैं, यानी कि नेतू का मतलब है वो ले जाने वाला व्यक्ति। तो यह लोटा भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, उसको बोलते हैं नेतू, जो ले जाता है और नीति के अनुसार ले जाता है। अब वो नीति के अनुसार नहीं लेके जाए, जो नीति निर्धारण हुआ है, तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपने कोई नीति उसको दी नहीं है, आपने उसको नेता बनाया नहीं है। जितने भी लोग ये हाय तौबा कर रहे हैं, ये पीट रहे हैं, इनका गया क्या है? बेसिकली ये परेशान क्यों है? क्योंकि ये दल बदलने की जो प्रक्रिया है आज से नहीं हो रही है, ये बहुत पहले से हो रही है। बाबा साहब के टाइम से भी हो रही है, उसके बाद से भी हो रही है। और ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाया, खूब जोर जोर से बोले, जैसे बीपी मौर्य, वो भी कांग्रेस में चले गए। जैसे संघ प्रिया गौतम, वो भी बीजेपी में चले गए। जैसे जो फूल सिंह बरैया है मध्य प्रदेश के अंदर, वो भी कांग्रेस में चले गए। तो ये ऐसे लोग हैं जो बहुत तेजी से हाय हाय करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं। या ऐसे लोग जो माइकों पे बहुत जोर जोर से बोलते हैं, खूब गालियां बकते हैं प्रधानमंत्री को, मंत्री को, सरकारों को, मनुवाद को, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, ठाकुर को, और भी जो बहुत सारी चीजें हैं उनको बोलते हैं। और बहुत तेजी से वो हाईलाइट होते हैं। और हाईलाइट होने के बाद में जब चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी का कोई ना कोई टिकट वगैरह वो ढूंढते हैं। कुछ पाने में कामयाब हो जाते हैं, कोई एक आध एमपी एमएलए बन भी जाता है, अधिकतर नहीं भी बनते हैं। पर इच्छा सबकी वही होती है कि वो कहीं राज्यसभा, कहीं एमपी, कहीं एमएलए, कहीं किसी ना कुछ जुगाड़ उनका हो जाए। और जो ट्विटर पे आजकल खूब चीख रहे चिल्ला रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑफिशियल पोस्ट पाने की फिराक में रहते हैं। पर हाय तौबा क्यों है? जितने भी लोग ट्विटर पे या सोशल मीडिया के अंदर गालियां बक रहे हैं, या उल्टा सीधा बोल रहे हैं, या कह रहे हैं, या कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जो निगेटिव बातें कर रहे हैं, क्यों निगेटिव कर रहे हैं? उनका कोई राइट नहीं है निगेटिव करने का। उनका कोई अधिकार नहीं बनता कि वो किसी भी व्यक्ति को कुछ कहें। कारण मैं इसलिए नहीं बोलता कि संविधान ऐसा कहता है या नियम ऐसा है, या हर आदमी में फ्रीडम है, या कुछ भी कोई भी कुछ भी कर सकता है। इसका हम एक एनालिसिस कर लेते हैं, इसका एक हम अनुसंधान कर लेते हैं कि आखिर क्यों नहीं कहना चाहिए। पूरे भारत में जितने भी लोग अब तक चुनाव लड़ते हैं, आप बताइए कि आपने किस व्यक्ति को कहा कि तू चुनाव लड़ना? या कौन सा व्यक्ति है जो हमारे जैसे साधारण लोगों से पूछ के गया कि बताओ भाई साहब, मैं कहां से चुनाव लड़ूं, कहां से नहीं लड़ूं, कोई पार्टी बनाऊं या ना बनाऊं, या फलानी पार्टी से लड़ूं या नहीं लड़ूं? एक व्यक्ति अगर आज तक आया हो साधारण लोगों के पास ये पूछने के लिए कि भाई बताओ, मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, या कहां से लड़ूं या कैसे लड़ूं, तो मेरे को बता दो आप। जितने भी चुनाव लोग लड़ते हैं वो पब्लिक की इच्छा से, साधारण लोगों की मर्जी से, साधारण लोगों के मैंडेट से, साधारण लोगों की जानकारी से, साधारण लोगों के
अनुमति से चुनाव में नहीं जाते हैं। जब वो आपकी अनुमति लेके जाते ही नहीं, जब वो आपको पूछते ही नहीं, जब वो आपको ये बताते नहीं कि वो चुनाव लड़ेंगे या कहां से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो इसमें आपका क्या है? वो आपका कैंडिडेट तो है नहीं। वो किसी भी हालत में जो लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, चाहे वो समण हैं, चाहे एससी हैं, चाहे एससी हैं, एसटी हैं, चाहे ओबीसी हैं, औरों की बात हम नहीं करते, तो उनसे कोई पूछ के गया नहीं, तो दर्द किस बात का हो रहा है? दुख किस बात का हो रहा है? जिस व्यक्ति ने अपनी प्रसिद्धि बढ़ाई है, जिस व्यक्ति को आपने मंचों पे बुलाया है, जिस व्यक्ति के साथ आपने फोटो खिंचवाए हैं, जिस व्यक्ति को आपने सर चढ़ा के अपने अपने मंचों पे, अपने अपने घरों में शान से मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, अपने घरों के अंदर फ्रेम करके फोटो लगाए हैं, जिस व्यक्ति की भाषण से या कार्यक्रम के साथ में जब आप खड़े होकर फोटो खिंचवा के लोगों को धमकाते हो कि फलाने मंत्री से, फलाने एमएलए से, फलाने मेरे काउंसलर से, फलाने एमपी से देखो मेरे संबंध है, उसके हाथ मिलाते हुए, उसको पटके पहनाते हुए, उसको माला पहनाते हुए, जब उसको तुम चेक देते हो, जब उसको पैसा देते हो, जब उसको हवाई जहाज का टिकट देते हो, जब उसके नाम का फोटो अपने नाम के साथ लगाते हो, जब उसका इन्विटेशन छापते हो, जब उसका जय जयकार करते हो, जब लोगों से कहते हो कि इसका जय जयकार करना, क्या उस व्यक्ति ने, उस नेता ने कहा था कि तुम ऐसा करना? क्या वो व्यक्ति या नेता जो भी है, क्या वो आपके पैरों में पड़ा था कि भाई आप मुझे कार्यक्रम में बुलाओ या आओ या जाओ या मुझे टोपी पहनाओ या मेरा मान करो या सम्मान करो? क्या उस नेता ने कभी आपसे पूछा कि भाई आप जो कर रहे हो, क्या कल को मैं आपके अधीन रहूंगा या नहीं रहूंगा? कौन सा ऐसा नेता है जिसने ये कहा हो कि जी आप मुझे बुला रहे हो तो बताओ मैं आपके अधीन हूं या नहीं हूं, या आपने पूछा हो? जितने भी लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ रोरन पीटन मचा रहे हैं कि दल बदल लिया, ऐसा कर लिया, वो कर लिया, वो खुद जाके पैरों में पड़े हैं। वो खुद जाके नेता के यहाँ रिक्वेस्ट करते हैं, वो खुद जाके इन्विटेशन कार्ड लेके लाइन में खड़े रहते हैं, साधारण लोगों को धमकाने के लिए नेता के साथ में फोटो खिंचवाते हैं। नेता उनके अधीन नहीं है। पूरे भारत में कोई भी पार्टी लोगों के अधीन नहीं है। पूरे भारत में जितने भी समणों की पार्टियां हैं, वो सब राजा हैं, सब किंग हैं, सब स्वयं शंभू हैं। वो अपनी मर्जी से टिकट देते हैं, अपनी मर्जी से कैंडिडेट करते हैं, और वो आपके पास ये कहने भी नहीं आते कि मैं इस आदमी को टिकट दे रहा हूं, आप इसको कृपया करके वोट देना। वो कहते हैं देनी दो, नहीं देनी अपने घर जाओ। एक सिंगल आदमी, एक सिंगल पार्टी का नेता या उसका मुखिया या जो भी है, वो नहीं कहता कि मैंने ये इसको खड़ा किया हुआ है, इसको जिताना है। कह रहा कहीं ना कहीं तो तुम वोट डालोगे, और ना भी डालोगे तो भारत के संविधान में जितनी वोट पड़ जाए उसी में फैसला हो जाता है। भारत के संविधान में कहीं ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ 3% वोट पड़ी तो कैंडिडेट हार जाएगा, जीत जाएगा। यहां तो ऐसा भी हो रहा है कि अगर चुनाव का बहिष्कार कर दिया तो भी चुनाव में डिक्लेयर हो जाता है। तो जब ऐसा कोई कानून नहीं, ऐसा अधिकार नहीं, तो आपके वोट को पूछ कौन रहा है? अपने वोट को अपने घर लेके जाओ, 5 किलो राशन वासन लेना तो लो, नहीं तो निकलो यहां से। तो रोअन पीटन किस लिए हो रही है? दर्द किस लिए हो रहा है? परेशानी किस लिए हो रही है? क्या इसलिए परेशानी हो रही है कि आपने उस नेता की जय जयकार भरी, हुंकार भरी, अपने घर को लगाया, अपने मेहमानों में धाक जमाई कि देखो हमारा नेता ऐसा है? या आपने आपका भरोसा तोड़ दिया कि उस नेता ने कहा था कि मैं 5 करोड़ लोगों को बहुत बनाऊंगा, 10 करोड़ लोगों को बहुत बनाऊंगा, अभी मैं ऐसा क्रांति कर दूंगा, अभी मैं 300 एमएलए मेरे आएंगे, 200 एमएलए आएंगे, मेरी पार्टी ऐसा करेगी और वैसा करेगी, और लाओ चंदा दो। और आपने चंदा भी दिया, और आपने मीटिंग भी लगवाई, और आपने स्क्वायर, और आपको पूछा भी नहीं और उसने दल बदल लिया। क्या इस बात का दर्द है? क्या इस बात का आपको परेशानी हो रही है? भाई उस नेता ने क्या आपको स्टाम्प पे लिख के दिया था कि मैं दल नहीं बदलूंगा? या उस नेता से आपने पूछा था कि भाई मैं तेरा मान सम्मान कर रहा हूं और यहां मैं अपनी जान लगा रहा हूं, अपने बच्चों को लगा रहा हूं, और मैं तुझ पर भरोसा कर रहा हूं, तो मेरा भरोसा मत तोड़ना? आपका कोई एग्रीमेंट तो है नहीं, आपकी कोई चलती बलती तो है नहीं। आपने अपने लालच की वजह से कि आपका फोटो खिंचेगा और कल को इस नेता के बहाने मैं भी कहीं को टिकट ले लूंगा, मेरी भी पहुंच हो जाएगी, ये लालच आपने बताया कि आप क्यों कर रहे हो, क्यों उसका सत्कार कर रहे हो? पूरे महाराष्ट्र के अंदर सत्कार हुआ। पूरे महाराष्ट्र ने क्या पूछा कि क्यों बुला रहे हो, क्यों नहीं बुला रहे हो? मेरे खुद के एक जो पदाधिकारी हैं, जो क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बुद्ध विहार समन्वय समिति के, जो अशोक सरस्वती जी हैं, और मैं उनका वर्किंग प्रेसिडेंट रहा उसके अंदर, उन्होंने मेरे से बिना पूछे उन्होंने कहा कि हमने राजेंद्र पाल एडवोकेट जी को यहाँ मुख्य अतिथि बनाया है। मैंने कहा भाई तुम धमका काम कर रहे हो या नेतागिरी का काम कर रहे हो? तुम धमका काम करो, धमके आदमी को बुलाओ, तुम नेतागिरी के आदमी को क्यों क्यों बुला रहे हो? पर उनको चमकना था, वो फोटो खिंचवाना चाहते थे, इसलिए मेरे बिना पूछे, मेरी असहमति के बाद भी उन्होंने बुलाया। अब बुलाया तो भुगतो भाई। अब लोग आपसे पूछेंगे कि आपका जो नेता है वो तो दल बदल गया, क्योंकि जब आप खड़े होके और उसका फायदा उठाना चाहते तो नुकसान कौन उठाएगा? ना, नुकसान भी आप ही उठाओगे। आप व्यक्ति को चमकाते हो,
किसी व्यक्ति ने दो बात मनुविद का उसके मनुवाद के खिलाफ कर दी, अब वो व्यक्ति क्या है क्या नहीं आपने मंचों पे बुलाना शुरू कर दिया। भाई व्यक्ति आपसे बंद थोड़ी गया है, व्यक्ति ने आपसे कोई प्रॉमिस थोड़ी किया है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा या वैसा नहीं करूंगा, या मैं जो बाबा साहब का नाम ले रहा हूं तो मैं सच्चा ही हूं। उसने बाबा साहब का नाम लिया, उसने बुद्ध का नाम लिया, उसने फूले का नाम लिया, उसने पेरियार का नाम लिया, उसने बिरसा मुंडा का नाम लिया और खूब जोर जोर से नारे लगाए, और आप उसके झांसे में आ गए। और आप झांसे में आ गए तो आपने कह दिया कि जी ये आदमी बहुत अच्छा है, आपने उसका मान किया, सत्कार किया, ये किया वो किया। अब आप ठगे से रह गए। ये क्या किया इसने? इसने तो बाबा साहब के जितने अरमान थे मिट्टी में मिला दिए। इसने तो बुद्ध की जितनी फिलॉसफी थी वो सब गड्ढे में डाल दी। ये तो बिरसा मुंडा का धोखेबाज आदमी निकला। ये तो ज्योतिबा फूले के में चाकू घोंप दिया। अब काहे परेशान होते हो? अब क्यों दिक्कत होती है? जब आप काम ऐसे करते हो तो परिणाम ऐसे ही आएंगे। आज तक भी भारत के अंदर जितने भी समण हैं, उनका कहीं कोई सिस्टम ही नहीं है कि वो किसी नेता के ऊपर लगाम लगा सकें, या किसी व्यक्ति को ये कह सके कि तुम नहीं तुम नहीं तुम खड़े होगे इस बार, या किसी व्यक्ति को ये कह सके तुम बैठ जाओ तुम अच्छे कैंडिडेट नहीं हो, या किसी लोगों को ये कह सकते हो कि तुम्हारे बस की नहीं है राजनीति, या तुम इधर आ जाओ, या तुम्हारे बस की नहीं है धन का काम, तुम इधर बैठो। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए जिसका जो मर्जी आता है वो चीवर पहन लेता है, जिसका जो मर्जी आता है वो नेता का कुर्ता पहन लेता है, जिसका जो मर्जी आता है वो धमकाना शुरू कर देता है, जिसका जो मर्जी आता है वो बंद घोषित कर देता है, जिसका जो मर्जी आता है वो कार्यक्रम लगा लेता है, जिसका जो मर्जी आता है वो एनजीओ खोल लेता है, जिसका जो मर्जी आता है वो बाबा साहब के नारे लगाने शुरू कर देता है, जिसका जो मर्जी आता है वो लड़कों के हाथ में लठ पकड़ा देता है, जिसका जो मर्जी आता है वो सरकारी कर्मचारियों के अंदर वहां अपना दूसरा तीसरा चौथा संगठन बना लेता है, जिसका जो मर्जी आता है वो जो जब चाहे जब भंडारा लगा लेता है। कोई सिस्टम ही नहीं है सामाजिक। सारे सामाजिक सिस्टम हवा में बेकार फालतू में चल रहे हैं। इसी कारण परिणाम नहीं आता। इसी कारण हम बहुत तेजी से मरते जा रहे हैं, और यही कारण है कि हमारी जो ऊर्जा है वो खत्म हो रही है। भाई कितनी लकड़ियां जलाओगे? लकड़ियों की एक लिमिट है। लकड़ी ऊर्जा है। जब आपको पानी गर्म करना है और आपकी सारी लकड़ी जला रहे हो, बेकार जा रही है, पानी गर्म हो कहाँ से? और लकड़ियां खत्म हो रही हैं, आपके रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, आपकी नौकरियां खत्म हो रही हैं, आपके पैसे खत्म हो रहे हैं, आपके शरीर खत्म हो रहे हैं, आप बूढ़े हो रहे हैं और आपके बच्चे मैदान में आ नहीं रहे। तो क्रांति व्रांति तो भूल जाओ, कैसे होगी नहीं होगी। और अगर करनी है तो कम से कम एक बार इस समर संघों को आगे देख लो। इस समर संघ को आगे, अभी इस समर संघ के अंदर पिछले करीब 2 हफ्ते पहले ही 25 लोगों ने यह शपथ ली है कि वो जीवन पर्यंत राजनीति में नहीं जाएंगे, जीवन पर्यंत। और इस घोषणा को बहुत जल्दी लिख के भी देंगे। बहुत जल्दी कोई कार्यक्रम होगा तो उसमें उन लोगों से मिलवाएंगे। इसके अलावा और भी लोग आ रहे हैं जिन्होंने ये कहा है। और 5 लोगों ने ये कहा है कि हमारा रुझान राजनीति में है। तो राजनीति में रुझान होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर खुद राजनीति करते थे और राजनीति करनी चाहिए। राजनीति हमारा हिस्सा है। राजनीति संविधान चलाती है, संविधान राजनीति को चलाता है। पर तरीके से तो करो। राजनीति में जो राजनीति कर रहा है वो अगर आपके अधीन नहीं है, आपकी बात ना माने, आपके वहां नियम पास ना कराए, आपकी सुने ना, और भग जाए, दल बदल जाए, पैसा ले ले, तो ऐसे आदमी को मत दे के, वोट दे के क्यों नुकसान करना है? तो संघ कहता है कि संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा, पर संघ ही जा सकते हैं। तो 5 लोगों ने ऐसा डिक्लेयर किया कि उनका राजनीति में रुझान है। तो वो जाना चाहे तो जाए, संघ को नमस्कार करें या संघ से आशीर्वाद ले निकल जाए। संघ तो राजनीति में नहीं जाएगा। पर 25 लोगों ने कहा कि हम नहीं जाएंगे। तो कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है। 30 लोगों में से जो मुख्य काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने जिम्मेदारी ले रखी है, 25 लोगों ने यह कह दिया कि नहीं हम जीवन पर्यंत समर संघ में करेंगे। पर 5 लोग हैं वो भी समर संघी हैं, वो भी समर संघ के लिए काम करेंगे, समर संघ के अधीन करेंगे। जब उनको राजनीति में जाना हो जाओ, किसी दूसरी पार्टी में जाना होगा तो नमस्कार। और अगर कोई संघ जिसको ये कहेगा कि भाई ये पार्टी ठीक है, संघ के अनुकूल चलती है, संघ के नियमों के अनुकूल चलती है, तो वहां जाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा, तो संघी लोग भी फायदा करेंगे। ये उनके विवेक पे, जब उनको जाना हो जब जा सकते हैं। पर अभी तो सिर्फ उनका रुझान है। तो कितना फेयर है समर संघ? समर संघ धोखे में रखने को तैयार नहीं है। समर संघ उनकी तरह नहीं है कि संगठन पूरी जिंदगी तो कहते रहे कि नॉन रिलीजियस है, नॉन पॉलिटिकल है, और नॉन ही क्या बोलते हैं एजिटेशनल है, और उसके बाद में एजिटेशन भी करें और राजनीतिक पार्टी बनाए और धर्म का काम भी करें और लोगों को धोखा दें। यहाँ धोखा नहीं देते। यहाँ मतों के मामले में कहा जाता है कि समर संघ सारे मतों को मानता है। जितने भी मत हैं, 4200 मत हैं, कुछ गॉड वाले और कुछ बिना गॉड वाले हैं, उन सभी में जितने भी समण हैं उन सारे मतों को मानता है। पर किसी एक मत को प्रमोट नहीं करता, कभी एक मत के ऊपर नहीं जाता। सारे मत जो समणों के हैं वो सारे सारे मान्य हैं। तो कितना क्लियर है?
आप अपने मत को मानो, अपनी मान्यता को मानो, समर संघ को क्या लेन देना है। पर समर संघ किसी भी मत का विरोध नहीं करेगा, क्योंकि सारे लोग, सारे मतों के अंदर समण हैं। और किसी को प्रमोट नहीं करेगा, क्योंकि सारे जो मत हैं वो बराबर है। कितनी स्पष्ट नीति है, कितना बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, पानी एकदम शीशे की तरह साफ है कि आपको कुछ भी कहने, कुछ भी कंप्लेन करने की दिक्कत नहीं है। तो जो संघी यहां से जाएगा सरकारी संगठन में काम करने के लिए या लड़कों के दल बल में काम करने के लिए, वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि भाई इकट्ठे हो जाओ, बिना इकट्ठे किए, बिना इकट्ठे हुए हम जीत नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि जीतने के लिए आपको क्या चाहिए? संवैधानिक व्यवस्था के अंदर जो भारत में लागू है, आपको हर हालत में 51% लोग चाहिए। मैं 51% वोट की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वोट जिसके पास 51 हो वो तो राजा बन जाता है। 51% लोग चाहिए, यानी कि अगर कहीं कोई बात आती है तो आपके साथ में आधे से अधिक लोग खड़े होने चाहिए। तो जहां आधे से अधिक लोग खड़े होते हैं, वो सारी चीजें आपकी हो जाती है। कैसे हो जाती है? आप क्या करना चाहते हो? कोई व्यक्ति कहेगा भाई मैं तो लोगों को पढ़ाना चाहता हूं, मैं तो चाहता हूं सारे लोग पढ़ें, सारे लोग एजुकेट हो जाएं। तो सारे लोगों को एजुकेट करने के लिए क्या कहोगे? तो लोग मायूस हैं, निराश हैं। तो वो कहते हैं जी हम पैसा इकट्ठा करके कॉलेज बनाएंगे, हम पैसा इकट्ठा करके यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम पैसा इकट्ठा करके स्कूल बनाएंगे। अरे भाई, कब पैसा इकट्ठा करोगे, कब स्कूल बनाओगे, कब यूनिवर्सिटी बनाओगे? और वो यूनिवर्सिटी चलेगी या नहीं चलेगी, इतने खर्चे होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे स्कूल बंद हो गए जो हमारे लोगों ने खोले थे। बाबा साहब ने भी जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई थी वो भी नहीं चल पा रही है। तो ऐसे नहीं होगा काम। काम ये होगा कि जो पैसा आप सरकार को देते हो उसमें एजुकेशन का बजट लागू होना चाहिए, उसमें एजुकेशन का बजट खर्च होना चाहिए। पर सरकार को कहने के लिए आपको 51% लोग चाहिए। सरकार उसकी मानती है जिसके पास अधिकतम लोग होते हैं। और जब सरकार को ये पता चले कि अधिकतर संख्या ये कह रही है कि भाई एजुकेशन का बजट बढ़ाओ, इसमें एजुकेशन में आना है, तो सरकार को बजाना पड़ेगा, क्योंकि वही तो सरकार है। जो 51% लोग हैं वही तो सरकार होते हैं। वो जो प्रतिनिधि हैं वो तो कभी भी बदले जा सकते हैं, जिनके पास 51 लोग परमानेंट हैं। तो लोग अगर आपके इकट्ठे हैं तो आप एजुकेशन का काम कर लो। कुछ लोग कहते हैं जी हम तो एजुकेशन का काम नहीं करना चाहते, हम तो बिजनेस करना चाहते हैं। तो भाई करो ना बिजनेस, कौन करते हैं? आप सरकार में आवेदन करो, सरकार से कहो कि भाई हमको लोन चाहिए, और लोन हमको इतने परसेंट पे चाहिए, या हमको 0% पे चाहिए, या हमको सब्सिडी पे चाहिए। आपका पैसा है, देश का पैसा आपका पैसा है, आप टैक्स देते हो, सारा पैसा आपका है, जैसे चाहो वैसे खर्च करो। तो करो ना बिजनेस पैसे ले लेके, कौन मना करता है? पर उसके लिए संख्या तो लाओ। आपको 51% लोग पार्लियामेंट में नहीं चाहिए, आपको 51% लोग इकट्ठे चाहिए, परमानेंट चाहिए, 24 घंटे चाहिए, 365 दिन चाहिए, जैसे सिखों के रहते हैं। सिखों के लोग इकट्ठे रहते हैं तो उनका आनंद कारज लोकसभा में से पास होकर उनके घर पहुंच जाता है। उन्हें कोई एट्रोसिटीज होती नहीं, वो कभी सड़कों पर दंगा करते नहीं, कभी सड़कों पर आते नहीं। जो 10% EWS है वो घर पहुंच गया, किसी ने मांगा नहीं, कोई एजिटेशन नहीं हुआ, कोई मरा नहीं, कोई जिंदा नहीं, कोई कुछ नहीं। और पता नहीं किसने कहा, किसने मांगा, इकट्ठे हुए लोग हैं, फोन कर दिया होगा कि हमको 10% EVS दो, सरकार ने उनके घर भेज दिया, ले जाओ। और यहाँ जो मराठा हैं, जो जाट हैं, जो सैनी है, पता नहीं कब से आंदोलन कर रहे हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, मिलते नहीं, क्योंकि इकट्ठे नहीं है ना, उनकी संख्या इकट्ठी नहीं है, उनका परमानेंट इकट्ठा सिस्टम नहीं है। कोई व्यक्ति ये कहता है कि जी मैं तो राजनीति करना चाहता हूं। अरे भाई करो राजनीति, कौन मना करता है? पर राजनीति करने के लिए 51% लोग तो चाहिए ना। वैसे तो 30-35% पे जीत जाता है भारत में, पर अगर नेक टू नेक हो जाए, 50-50% आमने सामने हो जाए, 1-to-1 हो जाए, तो कैसे करोगे? तो 51% लोग तो चाहिए। तो 51% लोग अपने थैले में रखो ना, अपनी झोली में रखो। तो 51% लोग परमानेंट इकट्ठे रहो। बताओ कहां से जीतना है, कैसे जीतना? जिस जिस भी सीट पे हाथ रखोगे, चाहे वो रिजर्व है, चाहे अनरिजर्व है, चाहे कैसी भी है, वो सीट आपकी। पर आपके पास में परमानेंट और आसान है, हो क्यों नहीं सकता? जहां 85% लोग होने की गारंटी है, उसमें 51% लोगों को इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान काम है। जब 15% लोग 40% लोगों का बहुमत अपने पास रख सकते हैं, तो 85% लोग तो 51% का बहुमत नहीं रख सकते। सिर्फ समझने की और समझाने की बात है। कोई व्यक्ति कहे जी मैं तो धर्म का काम करना चाहता हूँ, धार्मिक काम करना चाहता हूँ, मैं तो कथा सुनाना चाहता हूँ, मैं सुनाओ, कौन मना करता है? पर उसके लिए लोग तो चाहिए जो सुने। आपके पास लोग हो, सिस्टम हो, तो सुना लो, कौन मना करता है? कोई व्यक्ति ये कहता है जी कि मैं तो विदेश जाना चाहता हूं, मैं जाओ, कौन मना करता है? जिसकी सरकार होती है, जिसके पास मत होता है, उसकी पॉलिसी बन जाती है। जो बाहर जाएगा एजुकेशन के लिए, पढ़ने के लिए, काम करने का, जाओ भाई, सरकार की रिकमेंडेशन है। तो काम कौन सा करना चाहते हो आप? कोई सा भी काम करो, आपको लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। जब लोगों की आवश्यकता पड़ेगी तो लोगों को पहले इकट्ठा करना चाहिए या बाद में इकट्ठा करना चाहिए, ये समर्थन कहता है।
कि भाई आप काम स्टार्ट पहले करते हो, लोग बाद में इकट्ठे करने की सोचते हो, लोग इकट्ठे होते नहीं, काम आपका फेल हो जाता है, आप मायूस हो जाते हो, पहले लोगों को इकट्ठा कर लो। तो समन संघ ये कहता है कि भाई आप इकट्ठे हो जाओ, उसके बाद जिसको जो करना है वो कर सकता है, जब चाहे तब कर सकता है, जैसे चाहे वैसे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इकट्ठा होने के लिए फेविकॉल चाहिए, तो इकट्ठा होने के लिए रस्सी चाहिए, तो बंधने के लिए आपस में एक बढ़िया मजबूत बेल्ट चाहिए, तो आपस में चिपकने के लिए जो फेविक्विक आता तुरंत चिपका देता वो चाहिए, तो कोई मंत्र चाहिए, तो कोई बात चाहिए, तो कोई बड़ी चीज चाहिए। तो इकट्ठा करने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया, ऐसा नहीं है कि समन संघ अभी जुम्मा जुम्मा 4 दिन से इकट्ठा करने आ रहा तो यही सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। पुराने समय से लेके अभी तक इकट्ठा करने के प्रयास में बहुत लोगों ने कोशिश की। हमारा जो नाम था पुराना वो समण था, समण से श्रमण किया गया। श्रमण से हमको कहा गया कि हम सिर्फ श्रम करने वाले लोग हैं, और हम श्रम के अलावा कुछ नहीं करते हैं, और हम ही श्रमिक हैं, और हम श्रमजीवी हैं, और हम ही श्रम कार्ड वाले हैं, और हम ही श्रम करते हैं। तो हमको श्रम करने वाला व्यक्ति घोषित कर दिया गया जबरदस्ती, बिना बात के, श्रमण से श्रम करके। और फिर हमको अनटचेबल, फिर हमको शूद्र, शुद्ध से शुद्ध प्योर से हमको शूद्र कर दिया, फिर हमको अछूत अनटचेबल कर दिया, फिर हमको आगे बढ़ते हुए अर्जक कर दिया, फिर हमको दलित कर दिया, फिर हमको शोषित कर दिया, फिर हमको SC ST OBC कर दिया, और SC ST OBC से हम फिर बड़ी मुश्किल से बहुजन बने, और बहुजन बनने के बाद में फिर मूल निवासी बने, और अब मूल निवासी से हम समण है। तो ये जो समण जो फेविकॉल है, जो समण जो रस्सी है, ये सबसे मजबूत है, ये सबसे बड़ी है, ये सबसे ताकतवर है, ये हमको इकट्ठा करेगी। बाकी इकट्ठा जितना जिसने करना था कर लिया, अब उससे ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि एक रस्सी की लिमिट होती है कि वो कितनी चीज को बांध सकती है, बस वो उतना ही बांध सकती है, इससे ज्यादा नहीं। तो इसके लिए बहुत सारे संगठनों ने काम किया, पर संगठनों का काम जितना सफल होना था हुआ, उसके बाद में वो असफल होने लगे। यानी अब जो संगठन है उनकी लिमिट पूरी हो गई, उनकी एज पूरी हो गई, अब कोई भी संगठन काम नहीं करेगा। आप कितने भी संगठन खोल लो, जैसे राजनीतिक पार्टी पुरानी हो जाती है, और जब पुरानी पार्टी हो जाती है उसमें फिर दम नहीं रहता, लोगों का यकीन खत्म हो जाता है, और फिर कितना भी उसमें कुछ भी करते रहो, वो राजनीतिक पार्टी धीरे धीरे खत्म ही होती है। ठीक वैसे ही संगठनों की भी एक एज लिमिट होती है, नीति की एक एज लिमिट होती है, उसके बाद में वो फेल हो जाती है, फिर कितना ही संगठन में काम करो। तो हमारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई अब संगठन काम नहीं करेंगे, ये ट्रैक्टर पुराना हो गया, अब नई टेक्नोलॉजी के ट्रैक्टर आ गए हैं, अब तो AC वाले ट्रैक्टर आ गए, पावरफुल ट्रैक्टर आ गए, अब वो धक्का मार स्टार्ट होने वाले नहीं है, अब तो बटन वाले स्टार्ट होने वाले आ गए, अब तो वाईफाई वाले आ गए, अब तो सैटेलाइट से जुड़े हुए ट्रैक्टर आ गए हैं, अब तो ट्रैक्टर ऑटोमेटिक भी आ गए हैं, अब तुम वो खटर पड़ वाले ट्रैक्टर से खेत को नहीं जोत सकते। ये समझ में नहीं आता, और खास तौर से जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, और जो जिद्दी होता है, और जो आगे का सोच से डरता है, और जो आगे से घबराता है, या जिसमें मैं और मेरा आ जाता है, वो तो बिल्कुल नहीं समझता इस बात को। ये सभी जगह की दिक्कत है, ऐसा नहीं है कि एक जगह की है, पर समझना तो पड़ेगा। अगर खेत जोतना है और फसल खड़ी करनी है तो ट्रैक्टर बदलना पड़ेगा, और ट्रैक्टर नहीं बदलोगे तो एक खट्टर पट्टा पुराना ट्रैक्टर है, तुम्हारे पैसे भी लगते रहेंगे, तुम्हारे टायर भी खराब होते रहेंगे, तुम्हारा टाइम भी खराब होगा, तुम्हारा डीजल भी ज्यादा फूक जाएगा, और तुम्हारा खेत नहीं जुतेगा, चाहे कुछ भी हो जाए उसके अंदर। तो नया जो कार्यक्रम है, नया जो फेविकॉल है, नई जो रस्सी है, उसका नाम है समण। इसीलिए 1000 दिन का कैंपेन चल रहा है, #मैं समन हूं। तो ये जो मैं समन हूं, ये क्या बवाल है? बहुत सारे लोगों को तो ये समझ में नहीं आता कि मैं समन हूं क्या बवाल है, क्या नहीं है। पर एक लाइन में बता देते हैं, भाई देखो, भारत के अंदर 2 प्रकार के लोग हैं। हम नहीं बता रहे, बाबा साहब की किताब बता रही है, बाबा साहब बता रहे हैं, बुद्ध बता रहे हैं, महावीर जैन बता रहे हैं, महापुरुष बता रहे हैं, मैगजीन्स की इंडिका बता रही है, और दुनिया भर के जो लेख हैं वो बता रहे हैं, और विदेशों में जो समन्वय धर्म बोला जाता है वो बता रहे हैं, और विदेशों की जो लेखों की किताब है वो बता रही है। 2 प्रकार के लोग हैं भारत के अंदर, एक समण, और एक उसके विलोम वमण। वम का मतलब ही उल्टा होता है, और सम का मतलब समान होता है। तो हम शांति से समता में रहने वाले लोग हैं, और जो लोग बाहर से आए हुए हैं, और जो लोग यहाँ रहते हैं, जिनको हमने वमण कहा, वो वमण है। तो हम समण हैं और वो वमण हैं। ये बात जग जाहिर है, ये सारे साहित्यों में सब जगह लिखी हुई है और सबको पता है। तो ये जो समण है ये हमारी पहचान है, और जो पहचान है ये इंपॉर्टेंट है। तो सवाल ये उठता है कि भाई आज आपको ये याद आया कि श्रमण पहचान हमारी है। हालांकि बाबा साहब ने बताया हुआ है कि 2 तरह के लोग रहते हैं, एक श्रमण और एक ब्राह्मण। तो श्रमण को समण कहते हैं और ब्राह्मण को वमण कहते हैं। पर चलो बाबा साहब की बात को थोड़ी देर के लिए किताब में बंद कर देते हैं, तो पहचान की बात कर लेते हैं कि भाई पहचान क्या है क्या नहीं है। तो भारत में 9 प्रकार की पहचान मनुष्य अपनी बताता है।
यानी एक साधारण मनुष्य से आप पूछोगे कि आपकी क्या पहचान है, तो 9 प्रकार की वो बताता है। तो क्या क्या पहचान बताता है? वो पहचान, नाम की पहचान बताता है, अपना नाम और कुल और जो परिवार की पहचान, मैं फलाने परिवार से हूँ, फलाने कुल से हूँ, मेरा ये नाम है। एक पहचान ये हो गई। फिर अपनी जात की पहचान बताता है। जात के माने मतलब काम, तो काम की पहचान बताता है। तो काम की पहचान कौन सी बताता है? एक तो काम उसका वो है जो बहुत पुराना है। बहुत पुराना, इतना पुराना कि पुरातन से भी पुराना है। जो जंगलों में जंगली के रूप में वो रहता था, शहद इकट्ठा करता था, मांस इकट्ठा करता था, शिकार करता था, फसल वसल इधर उधर लेके आता था। उसके बाद में एक पहचान वो है जो बाद में जब उसने खेती करनी शुरू करी, जब उसने कपड़ा बुनना शुरू किया, जब उसने बर्तन मिट्टी के बनाने शुरू किए, जब उसने चमड़े का काम बनाना शुरू किया, जब उसने फूल वूल तोड़ने शुरू किए, एक पहचान वो है जिसको हम माली कहते हैं, जिसको कुम्हार कहते हैं, जिसको हम चमार कहते हैं, जिसको लोहार कहते हैं, जिसको सुनार कहते हैं। एक पहचान आज की है काम की, जिसको जात बोलते हैं, जिसमें आईएएस आईपीएस पुलिस वाला और ये टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी वाला, यूट्यूबर, फलाना ढलाना, कैमरा वाला, ये सारे जो आधुनिक जितनी भी चीजें हैं, इन सबका हम काम करते हैं। एक हमारी पहचान वो है। तो जो हमारा काम है उसी के हिसाब से हमारा पहचान है, और उस पहचान को जात या जाति बोलते हैं। एक पहचान हमारी वो है। एक पहचान हमारी संगठनात्मक पहचान है या राजनीतिक पहचान है, कि हम कौन से संगठन से जुड़े हुए हैं और कौन सी राजनीतिक पार्टी। कोई कहता है जी आप वाला है, कोई कहता है जी बीएसपी वाला है, कोई कहता है एसपी वाला है, कोई कहता है बीजेपी वाला है, कोई कहता है कम्युनिस्ट है, कोई कहता है फलाना है, कोई कहता है धमाका है। वो हमारी राजनीतिक पहचान है। और संगठनात्मक पहचान है, कोई कहता है ये वाम सेव का है, कोई कहता है समता संघ दल का है, कोई कहता है ये भारतीय बौद्ध महासभा का, कोई कहता है ये लोकसभा लोक दल का है, कोई फलाने का, कोई ढलाने का। ऐसे ही हमारी जो पहचान है, एक पहचान हमारी धार्मिक है, मत की और मान्यता की है। कोई हिंदू कहता है, कोई मुस्लिम कहता है, कोई सिख कहता है, कोई ईसाई कहता है, कोई जैन कहता है, कोई बौद्ध कहता है, कोई यहूदी कहता है, कोई रविदासी कहता है, कोई वाल्मीकि कहता है, कोई कबीरपंथी कहता है, कोई गुरुचांद ठाकुर वाला कहता है, कोई सतनामी कहता है। बहुत सारे हैं, लगभग 4250 हैं। तो कोई हमारी मत मतांतर की पहचान को बताता है। कोई हमारी, एक हमारी पहचान है लिंग भेद की, कि हम नर हैं, नारी हैं, या आधे नर आधी नारी हैं। इन तीनों में से एक पहचान हमारी कोई ना कोई बताता है। कोई हमारी पहचान बताता है कि हम रूप में कैसे हैं, रंग में कैसे हैं, काले हैं, गोरे हैं, आंख काली है, बाल काले हैं, नाक मोटी है, पतली है, ठिगने हैं, कदने हैं, कैसे हैं, एक पहचान ये बताता है। और हमारा स्वभाव कैसा है, हम नम्र हैं, विनम्र हैं, या हम उग्र हैं, ये पहचान हमारी बताता है। एक पहचान जो हमारी बताई जाती है, वो बताई जाती है भाषा की पहचान, कि भाषा क्या बोलता है। जैसी भाषा बोलता है वैसा उसकी पहचान, बिहारी है या बंगाली है या मराठी है, एक पहचान हमारी है। एक पहचान है हमारी जगह की पहचान, कि हम रहते कहाँ हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कनेडियन हैं, अमेरिकन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के नहीं रहने वाले, ये एक हमारी पहचान है। ये हमारी पहचान है। और इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पहचान है वो हमारी है पक्तिक पहचान, जो सारी पहचानों की बाप है, जननी है, पिता में है, माता है। वो है हमारी पहचान। हम समण हैं या वमन है, दो तरह की पहचान है। तो हमारी जो पहचान है वो समण की पहचान है, जो सबसे बड़ी पहचान है। इसमें सब आ जाता है, इसमें सारी पहचान आ जाती है। अगर आप समण बता देते हो तो बात खत्म हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि जब कोई आपसे आपकी पहचान पूछता है तो आप उसे बताना क्या चाहते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से सुने आप। कि सामने वाले ने आपकी पहचान आपसे पूछी, आप उसे अपनी कौन सी पहचान बताना चाहते हैं और वो कौन सी पहचान सुनना चाहता है। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको दिमाग में, यहाँ 170 लोग हैं, इसको दिमाग में आज में अच्छी तरह से लॉक कर लेना। कि सामने वाला जब आपसे आपकी पहचान पूछे कि आप कौन हो, तो आप कितने प्रकार की पहचानें बता सकते हो। आप कि मैं तो मुरादाबादी हूं, मैं तो अलीगढ़िया हूं, मैं तो बुलंदशहरिया हूं, मैं तो बंगलौरिया हूं। वो कहेगा नहीं, मैं शहर नहीं पूछ रहा। तो आप उसे बता सकते हैं कि भाई मैं तो हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, बुद्धिस्ट हूँ, फलाना हूँ, या कोई मत नहीं मानता। कह रहा मैं ये भी नहीं पूछ रहा। तो काम की पहचान बता सकते हैं आप उसको, कि भाई मेरे दादाओं परदादाओं का काम तो जंगल में था, जंगल में शिकार किया करते थे, शिकारी थे। और उसके बाद में मैंने फिर जो मेरे दादा परदादाओं में जो नीचे आए उनका ये काम था, और आजकल मेरा ये काम है कि मैं ये काम करता हूं। यहां वो कंफ्यूज होगा, क्योंकि वो आपके दादा परदादा की पहचान पूछना चाहता है। जो काम वो उस समय करते थे उन काम की मान्यता नीची है, और वो आपकी नीची पहचान जानने के लिए उत्सुक है। आप उससे कहोगे मैं प्रोफेसर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं काम करता हूं, या मैं कोई गुरु हूं, या मैं कोई लोगों को पढ़ाता हूं। ये पहचान नहीं चाहिए उसको। ये पहचान ग्लोरी वाली है, ऊंची पहचान है। वो आपके दादा और परदादाओं की पुरानी पहचान पे आपको लाना चाहता। क्यों?
क्योंकि आपकी वो निम्नतर पहचान, जो सबसे निम्न पहचान नीची वाली है, उसको जब आप बताओगे तो वो सामने वाला खुद ऊंचा हो जाएगा, चाहे उसकी पहचान कैसी भी है। और अपनी जो पहचान बताएगा वो, अगर आप उससे पूछोगे तेरी क्या पहचान है, तो वो सीधा सीधा करेगा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं वमन हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं वैश्य हूं। ये पहचान बताता है। वो अपने दादाओं परदादाओं की पहचान कब नहीं बताता, वो अपने काम की पहचान, जात की पहचान उसकी है नहीं कोई, तो वो बताता नहीं। वो अपनी भाषा की पहचान नहीं बताता, चित कुछ है नहीं, तो वो सिर्फ एक पहचान बताता है कि मैं वमन हूं, आई एम वमन। और हमारी पहचान हमसे जबरदस्ती पूछने के, हमारे बाप दादाओं के काम की पूछेगा, क्योंकि वो निम्न है, छोटा है। पर अगर आप ये कहते हो कि मेरी पहचान समण है, अब मामला बराबर से ऊपर चला गया। अब चूंकि आप तो यहीं के हो, आप तो समण हो, और आपका तो महासमण बुद्ध है, आपका तो महासमण जीमक है, आपका तो महासमण सम्राट अशोक है, आपका तो महासमण सुदत्त है व्यापारी है, आपके तो महासमण बिरसा मुंडा है, आपके तो महासमण डॉक्टर अम्बेडकर हैं, आपके तो महासमण कबीर साहब हैं, आपके तो महासमण रविदास हैं। वो क्या बताएगा? वो क्या बताएगा? कल्पना बताएगा? क्या बताएगा? कुछ है ही नहीं। इसलिए जब भी सामने कोई आपसे अपनी पहचान पूछता है, तो वो इस बात पे स्टिक रहेगा, इस बात पे जोर देगा, नीचे वाली पहचान बताओ, नीचे वाली। ये मत बताओ मेरे को सबसे ऊपर वाली। वो आपकी नीचे वाली पहचान आपके मुंह से। और कमाल की बात तो ये है कि माइंड सेट ऐसा कर रखा है, दिमाग में ऐसा गोर भर रखा है हमारे लोगों के, कि उनको भी मजा सबसे घटिया पहचान बताने में आता है। अबे तुम्हारी पहचान थोड़ी है ये तुम्हारे बाप दादाओं की, पता नहीं उन्होंने कुछ काम किया नहीं किया, क्या किया क्या नहीं किया। तुम्हारी पहचान आज की जो तुम काम कर रहे हो, अब कोई मास्टर है तो वो गुरु हो गया ना, कोई मास्टर है तो वो आचार्य हो गया ना, वो आचार्य हो गया ना। तो टीचर तो आचार्य होता है। इतने सारे हमारे जो मास्टर हैं, ये क्यों नहीं कहते कि हम, हमारी जो पहचान है वो गुरु की है, और हम क्या बोलते हैं, गुरु, महागुरु उनकी संतानें हैं। तो अपनी पहचान समण बताओ, और समण बतानी चाहिए। समण पहचान गुरु से भी बड़ी है। इसलिए आपने देखा होगा कि सामने वाला अपनी हमेशा पहचान सबसे बड़ी बताता है, और आपकी सबसे छोटी पहचान पे आपके खींच के लाता है। अब आप इसको उल्टा घुमा दीजिए। अब आप सबसे बड़ी पहचान अपनी बताइए, आई एम समण, मैं समण हूं, और उसकी पहचान घूम के लाइए उसके काम पे, उसके निवास पे। तब आप तर्क में, वितर्क में, अपने स्वाभिमान में उस दिन से जीतना शुरू करेंगे। और अगर आपके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, आपके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, और आपको अकल नहीं है, तो सामने वाला पूछेगा तो आप वही घटिया से घटिया ढूंढ के लाओगे, जिसका कहीं कोई जीवन नहीं, जहां कुछ मिलने वाला नहीं है, और वही पहचान बताओगे, और आपका मनोबल तुरंत गिर जाएगा, तुरंत। सिर्फ पहचान घटिया बताते ही आपका सब कुछ घटिया हो जाएगा, और पहचान समण बताते ही आपका चेहरा खिल जाएगा और ऊपर हो जाएगा, अब आप मैदान में। क्योंकि समण सबसे बड़े होते हैं, क्योंकि समणों का इतिहास गजब का है, क्योंकि समण बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी रहे हैं, समण विश्व गुरु रहे हैं, समण विश्व सम्राट रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं समणों के साथ में। इसीलिए कैंपेन चला रहे हैं, मैं समण हूं। और इसीलिए कह रहे हैं, गर्व से कहना है कि मैं समण हूं। इसलिए बार बार जोर दे रहे हैं, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनानी है, कहीं चुनाव में नहीं खड़ा होना है, कहीं किसी के हाथ नहीं जोड़ने हैं, कहीं कोई वोट नहीं मांगना है, कहीं किसी से चंदा नहीं मांगना है, कहीं किसी से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, कहीं कोई पार्टी नहीं बनानी है, कहीं कोई कुछ भी जो उल्टा सीधा काम है वो नहीं करने हैं। सिर्फ इकट्ठा होना है और शान से कहना है, आंख बंद करके, मैं समण हूं, आई एम समन। और रोज इसकी पोस्ट, रोज इसके गाने, रोज इसके बजाने, रोज इसकी चीजें, रोज इसके छापे, रोज इसका जिक्र, एक ही सपना, एक ही बात, बस दिन रात रटना है, मैं समण हूं, मैं समण हूं। ये चमत्कारिक मंत्र है, मैं समण हूं। जैसे बुद्धिस्टों के लिए होता ना, ओम मणि पद में हूं, बस वो पूरे दिन वही रटते रहते हैं और कुछ नहीं। वैसे ही एक ही रटना है, मैं समण हूं, आई एम समण, मैं समण हूं, दिन रात ही रटना है। ये मंत्र है। इसको अगर माइंड में सेट कर लिया तो सारी गंदगी साफ कर देगा। ये वो तेजाब है जो पुराने से पुराने जितनी गंदगी है उसको निकाल के माइंड को बिल्कुल क्लीन कर देगा। हवा आर पार जाएगी, तबीयत खुश हो जाएगी, बच्चे भी जो माथा ऊंचा करके जिएंगे, रोटी खाओ नहीं खाओ पर पेट भरे रहेंगे। ये कमाल की चीज है। इसलिए हम यहाँ बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, और सारे समर संगी जितने भी हैं काम कर रहे हैं। ये जो दल बदल होता है, ये जो इधर उधर बातें होती हैं, इनसे देखो कोई फायदा नहीं है उसका। इसलिए बता दूं क्योंकि हमसे पूछ के कोई बना नहीं, हमने किसी को बनाया नहीं। आदमी की मर्जी होती है, हमारे वोट देनी हो दो, ना देनी हो दो।
जब आप संघ में पूरी तरह से काम करोगे और संघ में जब बड़ा चला जाएगा, लोग आपके संघ के दरबार में हाथ जोड़ने आएंगे, आपका आशीर्वाद लेने के लिए कहेंगे हमको आशीर्वाद दे दो, हमें एमएलए बनना है। फिर आपकी इच्छा है कि आप आशीर्वाद देना या मत देना, फिर आप जो चाहो वो करो, और आप किसी को एमएलए एमपी बनाओ मत बनाओ, पर जैसे जैसे आप इकट्ठे होते जाओगे वैसे वैसे आपके सारे काम होते चले जाएंगे। ये यकीन दिल में बना के रखना, क्योंकि जिनके संग होते हैं सरकारें उनके घर आती हैं। जिनके संग होते हैं सरकारें उनके घर आती हैं, इस मंत्र को याद रखना। और जिनके संग नहीं होते हैं सरकार उनकी कुछ नहीं सुनती, दुनिया उनकी कुछ सुनती, और वो खुद एक दिन मायूसी के गड्ढे में होकर खत्म हो जाते हैं। इसलिए संग सर्वोपरि होता है। हमारा संग समर संग, जुड़ेंगे जीतेंगे, जो जुड़े हैं वो जीते हैं, जहां जुड़े हैं वहां जीते हैं, जब जुड़े हैं तब जीते हैं, जैसे जुड़े हैं वैसे जीते हैं, जितने जुड़े हैं उतने जीते हैं, और जो नहीं जुड़े हैं वो नहीं जीते हैं। जुड़ेंगे जीतेंगे, पहले भी जुड़े थे जीते थे, अब फिर जुड़ेंगे जीतेंगे। संघ की गारंटी है, संघ कभी खाली हाथ नहीं आते। संघ वो चीज होते हैं कि जब जाते हैं और बाहर निकल के आते हैं तो सब चीजों को समेट के अपने अंदर ले आते हैं। छोटी मोटी बातों से घबराना नहीं, बस जिद्द जुड़ने की है, जुड़ेंगे जीतेंगे। संघं नमामि संघं नमामि संघं नमामि, संतों को बदनामी। अगर मेरी किसी बात से किसी को कुछ हर्ट हुआ हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि।